चाइना ने क्वाइटली हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है स्टील की, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया। चाइना ने भारत की मार्केट को फ्लड कर दिया है चीप स्टील के साथ। वो भारत से खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन दुश्मन कंट्री से वो माल पसंद नहीं करते खरीदना। भारत अगर 1 करोड़ टन साल का बनाता है तो चाइना 10 करोड़ टन स्टील बनाता है एक साल में। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सीधे चाइना से सुमित जैन जी। सबसे पहले बहुत स्वागत करते हैं आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद एंड नमस्कार। सुमित जी, एक बार फिर से आपकी ससुराल से मैं एक खबर लेकर आई हूँ जो मेरे पास आ रही है और सुनने में आ रहा है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं वो जो भारतीय कंपनी है उनके मुकाबले में स्टील $70 सस्ता बेच रही है पर मेट्रिक टन। और ये बड़ी साजिश है भारत की स्टील इंडस्ट्री को गिराने की, चाइना की। और मैं इस पे आपसे डिटेल में समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो चाइना भारत के साथ रिश्ते बेहतर और नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, फ्लाइट्स पे स्टार्ट हो रही हैं, ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सब चंगा सी। दूसरी तरफ ये साजिश कितनी खतरनाक है, मैं आपसे समझना चाहूंगी डिटेल में। अमर जी, बहुत बढ़िया आपने ये टॉपिक पढ़ा है, बिकॉज लोगों को समझने की जरूरत है कि हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारी खुश नसीबी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अंदर की खबरें मुझे पता लगती हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। बट इट इज स्टार्टलिंग कि हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है या इसके ऊपर अभी को कार्य किया नहीं है। चाइना ने क्वाइटली हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है स्टील की, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया। वो क्यों? क्योंकि जो स्टील होता है, जो स्टील इंडस्ट्री है, वो आपकी बैकबोन होती है। आपके जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, रेलवेज का काम होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कोई अप्लायंसेज हैं, वो सारी की सारी स्टील के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और आपको मालूम है कि भारत के अंदर दो बहुत बड़े स्टील के जायंट्स हैं, टाटा स्टील और जिंदल स्टील। दोनों की जो प्रॉफिट्स हैं वो 40 से 45%, 50% कम हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि चाइना ने भारत की मार्केट को फ्लड कर दिया है चीप स्टील के साथ। और ये स्टील कहीं तो किसी को $25 कम है, किसी को $70 कम है। अगर ज्यादा खरीदते हैं तो $70 भी ये कम करने को तैयार है, विच इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट। क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वहां पर आपको इतना 4-5 हजार रुपए पर मैट्रिक टन सस्ता स्टील मिलेगा तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो कम हो जाती है। इसलिए जो इंजीनियरिंग फर्म्स है स्पेशली, उन्होंने चूज कर लिया कि भाई वो इंडियन स्टील ना खरीद कर चाइनीज स्टील खरीदेंगे। और यहीं पे फर्क आता है। वो क्यों? जापान के अंदर एक स्टडी हुआ है रिसेंटली, उन्होंने बोला, वहां पे देखा कि चाइना से माल सस्ता मिलता है उनको और भारत से महंगा मिलता है। वो भारत से खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन दुश्मन कंट्री से वो माल पसंद नहीं करते खरीदना, या वो खुद ही अपने कंट्री का माल वो प्रोड्यूस कर महंगा बनता है तो भी वहीं से खरीदेंगे, लेकिन चाइना से नहीं खरीदेंगे। और हमारे इंजीनियरिंग कंपनीज हैं या हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारी खुद की भारत की स्टील इंडस्ट्री खतरे में आ गई है। और वहां पर आपको मालूम होना चाहिए 15 से 20 लाख लोग जो भारत के अंदर जो स्टील की कंपनीज है उसके अंदर काम करते हैं। आपको याद होगा कि एक जगह होती थी पंजाब के अंदर, मंडी गोविंदगढ़, वो स्टील के लिए बानी गई थी। वहां पर फाउंड्रीज थी, वहां पर स्टील की इंडस्ट्रीज थी। आज पूरी की पूरा मंडी गोविंदगढ़ बंद हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि चाइना से जो सस्ता स्टील आता है उसके सामने हम कंपीट ही नहीं कर पाते। और ये जो 15 लाख लोग हैं, इसमें से कितने लोग अब बाहर निकल गए अपनी जॉब में से, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बड़े कंपनीज तो अपने आप को सस्टेन कर लेंगी क्योंकि उनके पास और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां से पैसे कमाकर वो अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये क्या करेंगे? ये 41% ऑफ भारत का स्टील प्रोड्यूस करती हैं और आज ये ब्लीड कर रही हैं, बंद हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा कंपटीशन एक चाइना से है। अब ये चाइना से कंपटीशन है क्यों? भारत अगर 1 करोड़ टन साल का बनाता है तो चाइना 10 करोड़ टन स्टील बनाता है एक साल में। पूरी दुनिया की 60% से ज्यादा कैपेसिटी इनके पास है। अगर इतनी कैपेसिटी है तो भारत को तंग क्यों कर रहे हैं, ये भी समझने की बात है। क्योंकि अगर याद होगा कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, उसने स्टील इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ लगाया था ताकि यहां पर 20-25 लाख जो वर्कर्स काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाए
और वही काम हुआ भी। उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने दूसरी मार्केट्स को चाइना ने ढूंढना शुरू कर दिया। अफ्रीका में, यूरोप में कोशिश किया, उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो ये भारत में एंटर कर गए और चुपके से एंटर किए हैं और यहाँ की मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया ताकि हमारे कंट्री की भी जो बैकबोन है वो हिल जाए। अब मैं बैकबोन हिलने की बात इसलिए बोल रहा हूं, उसका रीजन है जो स्टील भारत का स्टील है, जैसे टाटा का स्टील होता है, मैंने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वी ऑलवेज प्रेफर कि किसी और कंपनी का स्टील हम नहीं खरीदते हैं, टाटा का खरीदते हैं, बिकॉज इट इज स्टडी ये भी बात है कि गारंटीड भारत है। में अगर टाटा की बात करते हैं, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, टाटा मीन्स भरोसा उसका साथ में आता है टाटा का, और लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं टाटा पे। लेकिन दूसरी तरफ हम चाइनीज स्टील की बात करते हैं जो सस्ता दे रहा है। अगर कोई चीज सस्ती होती है तो ऑब्वियसली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है, और स्टील ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और इस तरह के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में जो सस्ते के चक्कर में जो सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं, किस तरह से चाइनीज उनको बेवकूफ बना रहे हैं? चाइनीज बेवकूफ नहीं बना रहे, हमारे लोगों को आदत है कि जहां से सस्ता मिला ले लिया। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे चाइना का अगर दुश्मन कंट्री का भी माल है तो भी ले लेंगे क्योंकि चीप इंपोर्ट है। वो हमारी बैकबोन को क्रश कर रहे हैं, विच इज अनथिंकेबल, लेकिन हमारी कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है, उसका रीजन है, जैसे टाटा है, टाटा का जो स्टील होता है वो गारंटीड है कि उसकी गारंटी है, उसकी जो क्वालिटी होगी इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाइनीज स्टील का ये हाल है कि जैसे यहां पर पिलर्स बनते हैं, चाइना का स्टील, अब लोहे का जो पिलर होता है आप क्रेन के साथ ही उठा सकते हैं, एक आदमी नहीं उठा सकता। लेकिन चाइना में जो आपको पिलर मिलते हैं जिसको गार्डर बोलते हैं हम लोग, वो एक आदमी उठा लेता है। इट इज सो लाइट, इट इज, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है, एक आदमी उसको आराम से कंधे पे उठाकर वो पिलर को ले जाता है। वो भी चाइनीज का पतला वाला आदमी वो उठा के ले जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्टील एंड प्लास्टिक का स्टील। मुझे लगता है कि ये स्टील होगा ही नहीं, ये प्लास्टिक के स्टील होंगे, वो भी जो उन्होंने हो जिसको सकता है बोलते हैं कि किसी मेल्ट करके वेस्ट प्लास्टिक को। मटेरियल्स को उसको रिसाइकिल करके कुछ और उन्होंने बनाया हो और स्टील के नाम पे लोगों को बेच रहे हो। इनका कुछ नहीं पता, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये जो भी चीज दिखते हैं उसको ये कॉपी कर सकते हैं, ये स्टील को भी कॉपी कर लिया होगा, बट मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारी जैसे जो भी स्टील है वो लगता है मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर उसमें ये घटिया वाला स्टील लगेगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी। जबकि मोदी जी बोलते हैं कि मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूं वो अगले 100 साल के लिए, पार्लियामेंट बनाया तो 200 साल के लिए, ये बिल्डिंग गिर नहीं सकती। लेकिन अगर उसके अंदर गलती से भी चाइनीज का स्टील पड़ा होगा तो 2-3 साल में आपको देखेगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो हिलनी शुरू हो जाएंगी। और ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रोक लगानी पड़ेगी कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग लगाएं, इनके ऊपर टैरिफ लगाएं, कुछ भी करें। अगर अमेरिका लगा सकता है हम क्यों नहीं लगा सकते? हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं इन्हें हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। इन्हें जिसको बोलते हैं कि ठीक है आपने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया ताकि भारत में प्राइसेस वो स्टेबल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो बड़ी कंपनीज होती हैं तो मोनोपोली आ जाती है, दे स्टार्ट डिक्टेटिंग द प्राइसेस इन द मार्केट। उनको कंट्रोल करने के लिए भी आप कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं। बट समवेयर आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट को एक स्मार्ट पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ R&D पे, स्ट्रॉन्गर R&D पे काम करना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में हमें रिग्रेट करना पड़े कि हमने जब टाइम था हमने कुछ किया नहीं। और सुमित जैन ने और एम्बर जायदी ने बैठकर वीडियो भी बनाया, हमें जगाने की कोशिश भी करी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है आज की वीडियो के बाद समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और चाइना की ये जो बैकडोर एंट्री है भारत के अंदर स्टील के अंदर एंटर करने की, इसके ऊपर रोक लगेगी। मैं आपसे ये सवाल पूछने ही वाली थी कि आखिर जब इस तरह की चीजें चाइना की तरफ से होती हैं तो सरकार की तरफ से क्या इस पे एक प्रिवेंटिव मेजर या कोई कदम उठाया गया है, या क्या कुछ करना चाहिए अभी तक उनके संज्ञान में? क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्री को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि वो जो इंडस्ट्री ये इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके नजर में ये बात नहीं है और उन्होंने सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी कि किस तरह से चाइना ये साजिश रच रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कदम कुछ आएगा, हमें नजर आएगा कि कुछ होने वाला है इसको लेकर चाइना पे? जैसे कि ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं वैसे ही मोदी जी भी टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ लगा देंगे। हैमर जी, एक बार मोदी जी ने कहा था कि जो जी। युद्ध है वो बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, वो आप अपने घर में बैठकर भी लड़ सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, भारतीयों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं आपसे पूछता हूं हमने क्या किया?
हमने एब्सोल्यूट भारत की कंपनीज के माल को छोड़कर हमने चाइनीज के माल को हमने खरीदना शुरू कर दिया भारत में बैठकर। अब कई लोग बोलेंगे ओ भाई तुम तो खुद चाइना में बैठे हो, हमें तुम नेशनलिज्म का पाठ पढ़ा रहे हो। ओ भाई मेरी किस्मत है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ गया और मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। तो ये वो एक दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट कंट्रोल, बट बाइंग फ्रॉम चाइना तो एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, मैं यहाँ पर रहता जरूर हूँ लेकिन चाइनीज माल नहीं खरीदता हूँ। यहाँ पर भी मेरी नजरें ढूंढती रहती हैं कि कहीं पे मुझे भारत का मेड इन इंडिया का कोई सामान मिल जाए तो आई विल बाय फ्रॉम दैट ओनली। और मुझे जब जब भारत का कोई भी सामान मिला है, मैंने स्पेशली उसकी फोटोज खींची हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली हैं कि देखिए मुझे आज गर्व है कि भारत का सामान मुझे चाइना में मिला है। बेशक वो छोटी छोटी आइटम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई कीप ऑन लुकिंग फॉर इट। बट as far as Bharti are concerned, you have to understand it's a huge danger for our country. Please stop buying Chinese deteriorated घटिया जंग लगा हुआ स्टील। उसकी घटिया क्वालिटी है, प्राइस अच्छी है आपको लगती है आज की डेट पे, लेकिन ड्यूरेबल नहीं होगा। तो प्लीज भारत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए इसको सामान को खरीदना बंद कर दीजिए। ये भी एक युद्ध है जो आप लड़ सकते हैं देश के लिए कि दुश्मन कंट्री से आपने सामान नहीं खरीदा सिर्फ इसलिए कि सस्ता है। दूसरा, अब आते हैं जब ये चीजें हम करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो भी पॉलिसी बनाएगी। गवर्नमेंट ने नहीं किया तो मैंने पहले बताया आपको, कई बार गवर्नमेंट इस चीजों को रोक नहीं लगाती है ताकि भारत के अंदर जो प्राइसेस एस्केलेट हो रही हैं, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, वो ना हो। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं कई बार वो मोनोपोली के अंदर एंटर कर जाती हैं एंड दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस। आपको याद होगा सीमेंट के अंदर भी यही काम हुआ था। जो दो तीन बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने सीमेंट के प्राइसेस को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, डिक्टेट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से चल रहे हैं। गवर्नमेंट हैवीली इन्वेस्ट कर रही है 100 लाख करोड़ इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर दो ही चीजें हैं मेजरली जो लगती हैं, स्टील एंड सीमेंट। और बदकिस्मती से इन दोनों के अंदर दो तीन बड़े प्लेयर्स हैं जो प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं। आपको याद होगा गडकरी जी ने एक बार बोला भी था कि हमें जितना सीमेंट चाहिए ये बड़े प्लेयर्स ने हमें हॉस्टेज बनाया हुआ है, हमें महंगे में ये सीमेंट दे रहे हैं। तब उन्होंने इंपोर्ट ऑफ सीमेंट को ओके कर दिया था, या उन्होंने बिटुमन की जो इंपोर्ट है उसको शुरू कर दिया ताकि हम दोबारा से बिटुमन वाली सड़कें बनानी शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ सीमेंट की। और इसीलिए उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस कम भी करी इन बड़े प्लेयर्स ने। मैं हमेशा बोलता हूं कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो गवर्नमेंट को रेगुलेट करने पड़ते हैं प्राइसेस को भारत के अंदर स्टेबल करने के लिए, वरना ये लोग दे आर लाइक शाइलॉक्स। वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई देश की तरक्की हो रही है, उनको मतलब नहीं है। वो बेशक कोई भी बड़ी कंपनी हो, सबको अपनी कंपनी की तरक्की चाहिए, देश की तरक्की गई भाड़ में। तो इसलिए जो गवर्नमेंट कई बार रेगुलेशंस नहीं लगाती है उसका रीजन ये है ताकि वो हॉस्टेज ना बन जाए इन बड़ी कंपनियों के हाथों में। बट अब टाइम आ गया है कि वेयर समथिंग हैज टू बी डन, हम जिसको हम फ्रेंडली शोरिंग बोलते हैं, कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उससे आप सामान खरीद लीजिए, और जो दुश्मन कंट्री है सस्ता भी मिलता हो आप खरीदे ही नहीं। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। बट आई एम श्योर देर आर सम रीजन जिसके कारण इसके ऊपर रोक इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है। मैंने रीजन बता दिए, सो दैट दे आर नॉट हॉस्टेज इन द हैंड्स ऑफ दिस बिग प्लेयर्स। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है एम्बर जी, आपको समझना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि इस देश में इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, लेकिन विद इन बजट भी हो। अगर स्टील कंपनीज और ये सीमेंट कंपनीज अगर रेट को बढ़ाती रहेंगी तो जो बजट है वो ओवर बजट हो जाएगा। एंड बीजेपी हमेशा अंडर बजट काम करती है और विद इन अ टाइम फ्रेम काम करती है, तो इसलिए ये सारे काम वो रोकती नहीं है अभी। बट कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा, इस चाइनीज माल को खरीदना बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद पॉलिसी भी बन जाएगी। और कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनीज हैं वो जो हॉस्टेज बनाती है इंडियन गवर्नमेंट को और हम लोगों को, उनको भी थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि लेट्स नॉट स्टार्ट डूइंग दिस डर्टी गेम्स विद आवर ओन गवर्नमेंट। लेकिन सुमित जी होता ये है कि अक्सर जो आम लोग होते हैं उनके पास ये जानकारी नहीं होती कि चाइना ने क्या प्रोपेगेंडा किया है, चाइना की क्या साजिश चल रही है। उनको लगता है कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं, हमारे पैसे बच जाएँगे। आम लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह की यूजुअली नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाए? किस तरह से, हालाँकि यूजुअल जो एक माइंडसेट होता है आम आदमी का, उनको लगता है कि हम सब कुछ सरकार से उम्मीद करें, क्योंकि मैंने तो अभी चुनावी कैंपेन
में थी, मैं वहाँ पर हर आदमी कई सारे लोग ऐसे मिले जो बस ये बोल रहे थे सरकार ने लोगों तक ये बात नहीं पहुँचाई। सरकार कैंपेनिंग करती है, लेकिन खुद कुछ हम भी करें, ये भी हमने क्या किया है देश के लिए, ये भी तो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर जब बात चाइना की हम करते हैं, ऐसे में जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है वो कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि लोग हालाँकि बहुत बड़े स्तर पर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया गया, लोगों ने बहुत हद तक चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी जो ये बड़े स्तर पे साज़िश होती है, इसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए? एम्बर जी, आपको मालूम है कि मैं किस कंट्री में रहता हूँ, यहाँ पर जी, बोलने की इजाज़त नहीं है। मैं अपने चैनल के ऊपर मैं ये वीडियो नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कवर दिस। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट वी कैन डू। कि हुँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, और ये सारी वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, विच पीपल डू नॉट कम टू नो। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इस कंट्री में बिठाया कि कोई हिम्मत वाला बंदा चाहिए, और हिम्मत कितनी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। कि यहाँ पर आई एम दी ओनली पर्सन, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम दी ओनली पर्सन इन द होल वर्ल्ड जो चाइना में बैठकर चाइना के अंदर की बातें आपसे शेयर करता है। मैं अपनी जो नेशनल ड्यूटी है वो पूरी कर रहा हूं। क्या आप वहां पर बैठकर नेशनल ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? और कई लोग बोलेंगे ओ सुमित जी, बहुत अच्छा किया आपने, ये काम कर दिया, थैंक यू सो मच। ओ भाई, गर्दन मेरी कटेगी, उसके बाद आपकी थैंक यू भी नहीं आएगी। बट मैं फिर भी कर रहा हूं आपके लिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू। हम जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि कोई तो जागेगा, किसी को तो पता लगेगा कि हमारे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमें बाहर से लगता है कि चाइना बॉर्डर से पीछे हट गया, फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, वीजे जो पिछले 5 साल से चाइनीज नेशनल्स को भारत में आने का वीजा नहीं मिल रहा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी वाइफ, उसको भी वीजा नहीं दिया गया है भारत में आने का। 5 साल से तड़प रही है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को बस मिलना है, ससुराल बट शी कैनॉट कम। ससुराल ससुराल जाना है। हाँ, उसको 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 पकौड़े अच्छे लगते हैं, शी वांट टू कम एंड ईट पकौड़ास, शी कैन नॉट कम क्योंकि वीजा नहीं मिल रहा उसको। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अब जाकर वीजा 5 साल के बाद जब चाइना बॉर्डर से पीछे हट गया, उन्होंने यहां पर जो प्रोपेगेंडा था अपना मोदी जी के खिलाफ, जो सोशल मीडिया के थ्रू वो यहां पर फैला रहे थे, उसको बंद किया है, इंटरफेरेंस कम किया है। उसके बाद हमने इनके वीजास को ओपन किया है। सो गवर्नमेंट हैज, जिसको बोलते हैं कि स्क्रू टाइट किए हुए हैं चाइना के, और 5 साल चाइना को दबा के रखना ये छोटी बात नहीं थी। बट एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, मैं अपने चैनल के थ्रू, कभी आपके थ्रू, मैं स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि कोई तो जागेगा। एंड आई एम श्योर कि समबडी विल बी टच टुडे कि यार इतना बड़ा खतरा हमारे देश के ऊपर है, और हम सोच रहे थे कि चाइना सीधा हो गया। ये वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये तो वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बने और कब हम अरुणाचल लेके जाएं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये चाइना का जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह करना है। पहले इन्होंने हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को तबाह किया राहुल गांधी के 2008 के एग्रीमेंट के कारण, जहां पर पूरा फ्री पास दे दिया गया चाइनीज प्रोडक्ट्स को। अब ये हमारी बड़ी जो बैकबोन है स्टील इंडस्ट्री, ये उसके पीछे लगे हैं। और आपको मालूम है कि ऑलरेडी भारत के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कार इंडस्ट्रीज है उसके अंदर कंपटीशन है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसी लिए उसने हमारे देश के अंदर एंट्री लेना पसंद किया। बट वी हैव टू बिकम इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, एंड देर आर उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि काम नहीं किया, बट आप तो कर सकते हैं। बिल्कुल और हर एक भारतीय की ज़िम्मेदारी है कि जो भी हमारे देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचता है तो और देश की सुरक्षा के लिए इतनी तो हम अपनी भागीदारी दे ही सकते हैं क्योंकि अधिकार लेना तो हम सबको पता है। थोड़ी संवैधानिक ज़िम्मेदारियाँ और कुछ ऐसी में ज़िम्मेदारियाँ जिन जो बोली भी नहीं जाती, वो भी ज़िम्मेदारियाँ हमको उठाने की ज़रूरत है। और जो चाइना के इंतज़ार की आपने बात की कि चाइना इंतज़ार कर रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उनको फ्री पास मिले, तो मुझे ये बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि चाइना का ये इंतज़ार अनंत काल तक चलता रहेगा और जो चाइना के ख्वाब हैं अब तो पूरे नहीं हो पाने वाले क्योंकि मोदी जी हैं यहाँ पर, मोदी जी के होते हुए चाइना के ये सपने तो पूरे नहीं होंगे। और सपने हैं, सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपने तोड़ने बड़ी भली बातें आते हैं आज के इस मजबूत भारत को और चाइना की ये साजिशें इसी तरह से नाकाम होती रहेंगी और हम सब मिलकर हमारे हर एक दुश्मन को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और भारत तो वैसे भी वो देश है जिसपे
अनेकों हज़ारों हमले हुए, इन्वेडर्स आए, बहुत सारे लोगों ने साज़िशें की, भारत को बर्बाद करने की कोशिशें की, लेकिन लाखों सालों से भारत आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। ओल्डेस्ट सिविलाइज़ेशन है और यंगेस्ट कंट्री है क्योंकि हमारी पूरी जनरेशन यंग है, यंग पॉपुलेशन के साथ, तो ये बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए और हम सब के अंदर ये भावना होनी चाहिए, अपने कल्चर, अपनी पहचान, अपनी मातृभूमि को लेकर वो विश्वास अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। सुमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय भारत।